गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से स्टार्ट करना था, हम लोग प्राइमरी मार्केट कल तक कर लिए थे, आज गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट बोरो फंड फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फंड के लिए, देखो शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट में उसके पास ट्रेजरी बिल है, शॉर्ट टर्म मार्केट में उसके पास ट्रेजरी बिल है, लॉन्ग टर्म मार्केट में गवर्नमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक से बोरो करता है अपना एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करता है? इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, हम नीचे लिखा है सेमी गवर्नमेंट बॉडी मतलब पोर्ट ट्रस्ट या म्यूनसिपैलिटी, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन यानी गवर्नमेंट का फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, नबार्ड, आईएफसीआई, इन सब लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब लोग इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं मार्केट में, सॉरी उल्टा बोल गया, ये सब लोग मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स इशू करता है और गवर्नमेंट को फंड अरेंज करके देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट। गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट, GILT, गिल्ट, EDGE, एज सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहा जाता है। ये गिल्ट एज सिक्योरिटी का मतलब क्या है सर? सिक्योर, सेफ। गिल्ट एज का मतलब सेफ एंड सिक्योर। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सेफ एंड सिक्योरिटी होता है ना, उसमें तो पैसा नहीं डूबता ना। तो ये देखो गिल्ट एज सिक्योरिटी का फीचर्स क्या लिखे? सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय RBI, दे आर सेफ, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलता है, हर 6 महीना में इंटरेस्ट मिलता है इन सब। एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है, आपको इनसे जो भी इंटरेस्ट का इनकम होगा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी इनमें इन्वेस्टमेंट करो, कमाई भी करो और टैक्स भी मत दो। ट्रेडेड ओवर द काउंटर, मतलब ये शेयर मार्केट में नहीं बिकता, आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस या डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जनरली बैंक्स, वहाँ जाकर आपको ये मिलेगा। तो ओवर द काउंटर मतलब कोई पर्टिकुलर ऑफिस में जाके आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, ऑनलाइन या शेयर मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होता। तो हम लोग कल तक पढ़े थे प्राइमरी मार्केट, ये था सेकंड मार्केट जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। क्लियर है? हाँ सर। तो गवर्नमेंट कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करता है सर? देखो यहाँ पे दिए क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, गवर्नमेंट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इशू करता है जिसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। गवर्नमेंट जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी इशू करता है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, डिस्काउंट में इशू करेगा और आप पार पे रिडीम कर लेना। डीप डिस्काउंट बॉन्ड वही है, नो इंटरेस्ट इशूड एट ह्यूज डिस्काउंट, इसलिए इसका नाम है डीप डिस्काउंट, मतलब ह्यूज डिस्काउंट। जीरो इंटरेस्ट में कम डिस्काउंट होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड में ज़्यादा डिस्काउंट होता है इसका, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत हाई होती है, 3 साल 5 साल ऐसे होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड का। ऑक्शन रिलेटेड डिवेंचर्स, ये एक टाइप का हाइब्रिड ऑफ कमर्शियल पेपर है, हाइब्रिड ऑफ कमर्शियल पेपर है। ये सिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, लेकिन कन्वर्टेबल नहीं है, आप इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी एक टाइप से गवर्नमेंट का डिवेंचर, एक टाइप से गवर्नमेंट का डिवेंचर। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, गवर्नमेंट कुछ प्रीमियम नोट इशू करता है मार्केट में, ये एक टाइप का वारंट होता है, ये एक टाइप का वारंट होता है और ये आपको राइट देता है कि आप बाद में इस वारंट को शेयर वगैरह में कन्वर्ट करवा सको। अभी आपको गवर्नमेंट सिक्योर्ड प्रीमियम नोट दे रहे हैं, इसको बाद में आप डिवेंचर या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट का नाम है ऑप्शन बॉन्ड, कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। आपको ऑप्शन देगा गवर्नमेंट, आप कन्वर्ट कराना चाहो तो कराओ, नहीं तो इसको बॉन्ड में ही रखो, तो ये ऑप्शन बॉन्ड हो गया। वारंट अभी बात की है, जैसे सिक्योर्ड प्रीमियम नोट है वैसे ही वारंट है। प्रेफरेंस शेयर गवर्नमेंट इशू करता है विथ वारंट। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करता है गवर्नमेंट, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करता है गवर्नमेंट। नो वोटिंग शेयर, मतलब गवर्नमेंट ऐसा भी शेयर इशू करता है जिसमें आपको वोट देने का पावर नहीं होगा लेकिन कमाई ज़्यादा मिलेगा। इनवर्स फ्लोट बॉन्ड रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। इनवर्स शॉर्ट बॉन्ड क्या होता है? आप एक बॉन्ड खरीदे, अब आप उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी और बॉन्ड में,
तो आप उसको दूसरे बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला में बाद में। परपेचुअल बॉन्ड मतलब इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, गवर्नमेंट चाहे तो रिडीम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, हाई इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये आप मार्केट में किसी और को बेच के निकल सकते। तो ये कुछ 12-13 इंस्ट्रूमेंट्स है जो गवर्नमेंट इशू करते हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ मार्केट पे, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब आपका शेयर मार्केट, जिस पे आप और हम लेन देन करते हैं। कंपनी पहली बार शेयर नहीं बेच रहा है, वो तो प्राइमरी मार्केट हो गया। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो शेयर सेल होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो देखो लिखा मीनिंग, मार्केट फॉर ओल्ड इश्यूज। प्राइमरी हो गया मार्केट फॉर न्यू इश्यूज, कंपनी पहली बार जब नया शेयर इशू कर रहा है। और सेकेंडरी मार्केट, मार्केट फॉर ओल्ड इशू। एग्जिस्टिंग ओनर सेल इट सिक्योरिटी टू अदर पार्टी, मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को माल बेचता है। इसका मेन प्लेयर कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कब चालू हुआ इंडिया में? 1877, स्टार्टेड इन 1877 इन इंडिया। इसका मेन काम क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड मार्केट है। ओपन टू ऑल, कोई भी यहाँ पे जाके ट्रेडिंग कर सकता है। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो कंपनी यहाँ रजिस्टर होगा, लिस्ट करवाएगा अपने आप को, वही अपना शेयर यहाँ बेच पाएगा। बहुत प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन होता है। इस मार्केट का मेन काम क्या है? ये आपको इंश्योर करता है लिक्विडिटी, फंक्शंस, इसका फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ये आपको लिक्विडिटी इंश्योर करता है, मतलब आप जब चाहो बेच के निकल जाओ। कंटिन्यूअस है, कभी बंद नहीं होता मार्केट, कुछ छुट्टियों के अलावा ये मार्केट कंटिन्यूली चलता रहता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के भी शेयर खरीद सकते हो, मतलब आपको सेविंग करने के लिए एनकरेज करता है। कैपिटल क्रिएशन, आप जो पैसा लगाते हो वो कंपनीज के पास जाता है, यानी कंपनी के लिए कैपिटल क्रिएट होता है। इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये लोग टाइम टू टाइम हर शेयर को इवेल्युएट करता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक को बेवकूफ़ तो बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है। तो टाइम टू टाइम सिक्योरिटीज़ को इवेल्युएट किया जाता है। शेयर मार्केट देश का, स्टॉक एक्सचेंज देश का इकोनॉमिक पैरामीटर है, मतलब देश का इकोनॉमी को जज करने में मदद करता है। सेफगार्ड टू इन्वेस्टर, यहाँ पे ऐसा रूल रेगुलेशन है कि इन्वेस्टर को पूरा सेफ्टी मिले और आपको यहाँ पे शेयर का प्राइसेस बहुत आसानी से पता चल जाता है। सारे शेयर का प्राइस यहाँ पर रजिस्टर रहेगा, तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी मिलते हैं। तो ये था इसका फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टॉक एक्सचेंज का बेनिफिट क्या है? एज एन इन्वेस्टर, मतलब तुमको और हमको क्या बेनिफिट है शेयर मार्केट होने का? एक रेडी मार्केट मिल गया, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा हम कहाँ शेयर खरीदें और कहाँ जाके बेचें। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तुमको हर एक इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होगा। लिक्विडिटी, तुम्हारा पैसा कभी डूबेगा नहीं, सॉरी तुम्हारा पैसा हर समय तुम्हारे पास वापस लेने का मौका रहेगा। सेफ्टी, यहाँ पे प्रॉपर रूल रेगुलेशन है। प्राइसिंग, मतलब तुमको प्राइस का पता चलता है। कंपनी को क्या फ़ायदा होता है शेयर मार्केट में खुद को रजिस्टर करवाने से या खुद को लिस्टिंग करवाने से? रेपुटेशन बढ़ता है कंपनी का, लार्ज कैपिटल अरेंज करने में मदद मिलता है। मर्जर एंड अमालगमेशन, तुमको दूसरा कंपनी खरीदना है ना, तुम शेयर मार्केट में उसका सारा शेयर खरीदो, तो एक कंपनी दूसरा कंपनी में मर्ज होना, अमालगमेट होना, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है शेयर मार्केट की मदद से। देश को क्या फ़ायदा है शेयर मार्केट होने का? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, इकोनॉमी पे कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, प्रोडक्टिव मनी फ्लो होता है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है मनी का। तो देश को क्या फ़ायदा, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा, कंपनी को क्या फ़ायदा, ये सब हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। अब आता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये लिस्टिंग का मतलब क्या है? तुमको शेयर मार्केट में अपना कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर तुम अपना शेयर्स बेचना चाहते हो पब्लिक को। तो मेन लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉपर कंट्रोल रहे, सुपरविजन रहे, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन रहे, कोई भी इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, मतलब एक जगह अपने हाथ में पावर नहीं ले पाए। एक आदमी जैसे ही ब्लॉक में शेयर खरीदने लगेगा, सेबी खड़ा हो जाएगा, सेबी देखेगा कोई अनफेयर काम तो नहीं हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो रुकवा देगा। मेन रीजन है लिक्विडिटी लिस्टिंग का, कि पब्लिक तुरंत बेच कर सके, खरीद सके, ताकि पब्लिक इंटरेस्टेड हो खरीदने बेचने में, और रेगुलेटेड रहे मार्केट, मतलब रूल रेगुलेशन बना हुआ है। इसका एडवांटेज वही है सेम जो अभी आप स्टॉक एक्सचेंज का पढ़ रहे थे,
पब्लिसिटी मिल जाता है कंपनी को, वाइड रेंज। तुम शेयर मार्केट में खुद को लिस्टिंग करवा लेते हो तो पूरा इंडिया में तुम कहीं भी शेयर बेच सकते हो और पूरा इंडिया का पब्लिक तुम्हारा शेयर खरीद सकता है। ह्यूज कैपिटल जनरेट होता है, प्रॉपर कंट्रोल रहता है, रेपुटेशन एंड इमेज बिल्डअप होता है, सेफ्टी रहता है ट्रांजेक्शन का, और मैनिपुलेशन रोका जा सकता है। ये सब फायदा है अगर तुम्हारा कंपनी का शेयर लिस्टेड हो तो। डिसएडवांटेज क्या है? स्पेकुलेशन बहुत होता है। स्पेकुलेशन का मतलब लोग चांस वाला कहानी शेयर मार्केट में बहुत करते हैं। कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो नहीं हो, बेचना और खरीदना चलता रहता है, तो स्पेकुलेशन बहुत होता है। वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइस, कई बार बहुत ज़्यादा प्राइस अप डाउन होने लगता है और उसके कारण कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है, उल्टा हो जाता है। शेयर मार्केट में लोग लिस्टिंग करवाते हैं रेपुटेशन बनाने के लिए, लेकिन कोई शेयर अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फो, अगर तुम अपने आप को सेबी में लिस्टिंग करवाना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना चाहते हो, तो तुमको अपना सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और शेयर मार्केट में लिस्टिंग करवाना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब ज्ञानबाजी था, तुम लोग भी लिख सकते थे। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुमको अगर शेयर मार्केट में अपना कंपनी लिस्टिंग करवाना है, तुमको क्या क्या फॉर्मेलिटी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल को जमा करना पड़ेगा, एक प्रॉस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, अपना बैलेंस शीट, पीएल, ऑडिट रिपोर्ट, एग्रीमेंट का कॉपी, सब कुछ जमा करना पड़ेगा। सेबी को एक लेटर देना पड़ेगा कि मेरे को लिस्टिंग करवाइए आप लोग। एक सेकेंड, हाँ, सेबी को एक लेटर देना पड़ेगा कि हमको लिस्टिंग कराइए। अपना सिक्योरिटी का सारा डिटेल देना पड़ेगा, तुम अब तक कितना शेयर इशू किया है, कितना फॉरफीचर किया है, सब इंफॉर्मेशन तुमको सेबी को देना पड़ेगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी देना पड़ेगा, अपने कंपनी का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा पूरा। तुम्हारा डायरेक्टर्स के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है वो सब भी तुमको फाइल करना पड़ेगा। और एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा रिटर्न में कि ये सारा नियम कानून तुम ठीक से फॉलो किया है और कुछ भी गड़बड़ हो तो जो लोग साइन किया है वो लोग जिम्मेदार हो। ये सब डॉक्यूमेंट जमा दोगे तब जाके तुम्हारा लिस्टिंग होगा। अब तुम और हम कैसे शेयर परचेज सेल कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, एक ब्रोकर सेलेक्ट करो, चाहे वो बैंक हो या कोई आशिका इंडिया बुल, अपस्टॉक्स या फिर शेयर खान, बहुत सारे इंडिया में स्टॉक ब्रोकर हैं। तुम उनमें से किसी एक ब्रोकर को चूज करो, वहाँ अपना डीमेट अकाउंट खोलो, ऑर्डर प्लेस करो, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा तुमको हर परचेज सेल के ऊपर, मतलब एक डॉक्यूमेंट मिलेगा प्रूफ तुम जब भी परचेज सेल करेगा, और T+2 मतलब 2 दिन में तुमको पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ेगा, 2 दिन में भी तुम पेमेंट कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर होता है? देखो बहुत मजेदार वर्ड सुनोगे अब तुम लोग, अगला 2-4 मिनट में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड सुनोगे। नंबर 1, जॉबर। जॉबर किसको बोलते हैं? जो खुद के लिए खरीदा बेची करता है, डील फॉर देम हिमसेल्फ ओनली, मतलब जो अपने लिए खरीदा बेची करता है उसको बोलते हैं जॉबर। कमर्शियल ब्रोकर, डील फॉर पब्लिक। कमर्शियल ब्रोकर उसको बोलते हैं शेयर मार्केट में जो पब्लिक के लिए खरीदा बेची करता है। तरवानी वालास, डील फॉर ब्रोकर। तरवानी वाला वो हो गया कि ब्रोकर का सब ब्रोकर, ब्रोकर का सब ब्रोकर, ब्रोकर के लिए खरीदा बेची करता है। सब ब्रोकर किसको बोलते हैं? एजेंट ऑफ द ब्रोकर। आर्बिट्राइजर किसको बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्राइजर, बाय इन वन मार्केट एंड सेल इन अदर मार्केट। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE। तो आर्बिट्राइजर वो होता है जो 2 कंप्यूटर खोल के बैठेगा, वो जैसे ही देख रहा है एक शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा गिरा हुआ है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचेगा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदेगा, और जब उल्टा होगा तो वहाँ बेच देगा और यहाँ खरीद लेगा, वहाँ बेच देगा। यस, यानी आर्बिट्राइजर वो आदमी है जो एक मार्केट में खरीदे और दूसरे मार्केट में बेचे और उस डिफरेंस का प्रॉफिट कमाए। तो ये 5 टाइप के मेंबर होते हैं, जॉबर, कमर्शियल ब्रोकर, तरवानी वाला, सब ब्रोकर, आर्बिट्राइजर।
एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चलता है शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? देखो, तुम न खरीदे शेयर न तुम बेचे शेयर, तुम केवल उसका डिफरेंस कमा कर निकल, मतलब तुम खरीदे और तुरंत उसी दिन बेच दिए, खरीदे और उसी दिन बेच दिए। तुम्हारे डीमेट अकाउंट में शेयर आने के पहले तुम शेयर बेच दिए, वो होता है स्पेकुलेटर। तो कैपिटल गेन ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तुम सिर्फ प्राइस का मूवमेंट पे कमाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटर। अब कितने टाइप के स्पेकुलेटर है इंडिया में? तो देखो यहाँ पे हम 4-5 नाम दिए हैं। बुल का मतलब जो मार्केट में ये बिलीव करता है कि मार्केट आगे बढ़ेगा, जिसको बिलीव है कि मार्केट ऊपर, जो पॉजिटिव है, जो बुलिश है, बुलिश का मतलब जो हमेशा सोचता है शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मार्केट में दूसरे टाइप के प्लेयर होते हैं बियर, जिसको हमेशा लगता है कि नेगेटिव, उसको हमेशा लगता है मार्केट गिरेगा, अब गिरेगा। तीसरा होता है लेम डक, जो बियरिश तो है बट नॉट गेटिंग सिक्योरिटी टू बाई अगेन, मतलब वो एक बार बेच रहा है तो दोबारा खरीदने का नहीं सोच रहा, बस बेच के रुक जाए। अच्छा। स्टैग, नॉट बाई, जस्ट बुक शेयर एंड सेल एट प्रीमियम। स्टैग उसको बोलते हैं जो खरीदा नहीं, सिर्फ बुकिंग किया और जैसे ही देखा थोड़ा दाम बढ़ा तुरंत बेच के निकल गया, खरीद के नहीं लिया। और पांचवा होता है वॉल्व, अर्न फास्ट प्रॉफिट ऑन ट्रेंड ऑफ मार्केट, वो मार्केट के ट्रेंड को रीड करता है और फास्ट प्रॉफिट कमाता है। लंबा टाइम शेयर नहीं रखता अपने पास, वो अपने पास लंबा टाइम शेयर्स को रखता नहीं देखता, खरीदा 2-3 दिन में बेच दिया, मतलब वो फास्ट ट्रेंड को पकड़ता है और प्रॉफिट कमा के निकल जाता है। तो बुल, बियर, लेमडक, स्टैग, वॉल्फ, ये सब हम लोग स्पेकुलेटर का टाइप बोलते हैं। लास्ट पेज पे आते हैं नोट्स के। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कितना टाइप का होता है? एक होता है ऑप्शन डील। देखो, एक बहुत मजेदार वर्ड बोलेंगे हम, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग ऑप्शन वर्ड के बारे में क्या जानते हैं? बोली लगना, चॉइस, वेरी गुड, राइट टू बाई। देखो होता क्या है, हम आज शेयर मार्केट का वैल्यू देख रहे हैं, मान लो रिलायंस का शेयर 1500 रुपये पे खड़े, हम बोल रहे हैं आज से 3 महीना बाद रिलायंस का शेयर हमको लग रहा है 1800 जाएगा, हमको लग रहा है 1800 जाएगा। हम आज पूछा कि आज बताओ एस्टिमेटेड 3 महीना बाद का भाव क्या है? शेयर मार्केट में तुमको फ्यूचर डेट का भी भाव आज पता चलता है। शेयर मार्केट में अगर तुम देखोगे ना, तुमको आज का भी रिलायंस का भाव बताएगा, 1 महीना बाद रिलायंस का भाव क्या हो सकता है वो भी एक चलता है मार्केट में, 2 महीना बाद क्या होगा वो भी एक प्राइस चलता है मार्केट में, 3 महीना बाद क्या होगा वो भी एक प्राइस चलता है मार्केट में। मार्केट में 3 अलग अलग डेट का प्राइस चलता है, फ्यूचर डेट का भी प्राइस रन करता है, एस्टिमेटेड। तुम पूछा आज से 3 महीना बाद रिलायंस का एस्टिमेटेड प्राइस क्या चल रहा है? मान लो कोई बोला 1700, आज का भाव क्या है? 1500, आज खरीदोगे 1500 में मिलेगा। 3 महीना बाद का भाव आज क्या चल रहा है? कोई बोला 1700, तुमको लग रहा है एक्चुअली में 3 महीना बाद ये 1800 जाएगा, तुम बोला ठीक है हम 1700 में बुकिंग करते हैं, मतलब तुम आज बैठा बैठा फ्यूचर डेट पे परचेज करने के लिए बुकिंग कर दी। आज बैठा बैठा प्राइस फिक्स कर दिया फ्यूचर डेट के लिए कि हम 1700 रुपये में फ्यूचर डेट पे खरीदेंगे। अब ये सिर्फ बुकिंग किया है, तुम खरीदा नहीं है, इसका एक तुमको सर्टेन चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रीमियम चार्ज बोलते हैं। इसका एक सर्टेन चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रीमियम चार्ज बोलते हैं। चलो मान लो 10 रुपये या 20 रुपये तुम प्रीमियम दे दिए पर शेयर। अब मान लो 3 महीना बाद एक्चुअली में वो 1800 या 1700 प्लस चला गया, तो तुम खरीद लेना 1700 प्लस में, मतलब तुमको राइट है 1700 में खरीदने का, तुमको राइट है 1700 में खरीदने का आज से 3 महीना बाद। तो 3 महीना बाद जो भी प्राइस हो तुमको 1700 में शेयर मिलेगा। लेकिन देखो मजेदार एक वर्ड बोला, तुमको हक है खरीदने का। अगर ये 1700 के नीचे रहा तो तुमको खरीदना पड़ेगा क्या? अगर ये प्राइस 1700 के नीचे रह गया
तो क्या 3 महीना बाद तुमको खरीदना पड़ेगा क्या? कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो तुम बोलोगे सर ये तो मजेदार बात है, 1700 प्लस जाए तो हम खरीदेंगे, नहीं तो मेरा ही फायदा है। नहीं बेटा, वो जो 20 रुपये या 15 रुपये तुम प्रीमियम दिए ना, वो चला जाएगा, तुम मत खरीदो। तो 1700 प्लस अगर ये चल, तुम 1700 में बुकिंग करवाए खरीदने का, 1700 में तुम खरीदने का बुकिंग करवाए, तो अगर ये 1700 प्लस चला जाए तो तुम खरीद लेना, नहीं जाए तो मत खरीदना, तुम्हारा खाली प्रीमियम का पैसा डूब जाए। तो इसमें तुम्हारा सेफ्टी है ना, तुमको लंबा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी जो 20 रुपया प्रीमियम दिया वही नुकसान होगा, और ऊपर चला गया तो तुम्हारा फायदा है। मान लो 1750 चला गया, तुम कितना में खरीदा? 1700 में। बेचेगा कितना में? 1750 में, 50 प्रॉफिट। लेकिन 20 रुपया प्रीमियम दिया था तो 30 का तो प्रॉफिट हो ही गया। 30 का प्रॉफिट, हाँ। और अगर ये 1700 के नीचे रहता तो मत खरीद, तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, खाली 20 रुपया आएगा प्रॉफिट से। तो ये बेनिफिट है ऑप्शन डीलिंग। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब फ्यूचर डेट में खरीदने का ऑप्शन, और पुट ऑप्शन मतलब फ्यूचर डेट में बेचने का ऑप्शन। तुम उल्टा कर रहे हो, तुम उल्टा कर रहे हो, तुम बोल रहे हैं फ्यूचर डेट में बेचना चाहते हैं। मान लो तुम बोला तुमको लग रहा है ये प्राइस मार्केट में 1600 पे जाकर रुक जाए, आज क्या बता रहे हैं 3 महीने बाद का प्राइस 1700, तुमको क्या लग रहा है ये 1600 में जाके रुक जाएगा। तुम बोल रहे हैं बेचने का बोली लगाते हैं, चलो हम बेच देंगे, हम बेचेंगे 3 महीना बाद 1700 में, तुम्हारा फायदा हो गया ना, 1700 में बेचेगा, उस टाइम तुम 1600 में खरीद लेना। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन डी, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल मतलब राइट टू बाई, कॉल मतलब राइट टू बाई, तुम राइट टू बाई खरीद रहे, राइट खरीद रहे खरीदने का, और पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल, तुम सेल करने का ऑप्शन खरीद रहे, ठीक है, 3 महीना बाद। तो ये होता है ऑप्शन डी। एक होता है वॉश सेल, मतलब सेल फर्स्ट एंड देन बाई, उल्टा। इसको हम लोग है ना एक टाइप का फाटका भी बोलते हैं, सौदा फाटका बोलते हैं इसको हम लोग। मतलब उल्टा कर रहा है, तेरे पास है नहीं रिलायंस का शेयर, तेरे पास है नहीं रिलायंस का शेयर, तुम बेच दिया। नहीं बेचेंगे कैसे अगर है ही नहीं? तुमको उसी दिन वापस खरीदना पड़ेगा। अब तुम्हारा लक, अगर ऊपर चला गया तुम्हारा नुकसान, अगर नीचे चला गया तुम्हारा फायदा। मान ले अभी रिलायंस का शेयर 1800 चल रहा है पवित्रो, अभी रिलायंस का शेयर 1800 रुपया चल रहा है, तुमको लग रहा है कि आज शाम होने से पहले पहले ये 1700 या 1600 छुएगा, तेरे पास है नहीं रिलायंस का शेयर, लेकिन तुम बोला हम बेच के खेले, बुलिश। तुम नहीं बुलिश नहीं, ये बियरिश हो गया, तुमको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। अच्छा, तुमको लग रहा है अभी है नहीं रिलायंस का शेयर, तुम बेच दिया, लेकिन तुम 1800 में बेच दिए, अब जैसे ही भाव नीचे गिरेगा फिर से खरीद लेना। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है बाजार में, लेकिन सेम डे करना पड़ेगा तुमको ये काम। हाँ, नहीं तो मेरे पास है ही नहीं, पहले हम बेच दें, उसके बाद तुम नुकसान खा जाएगा। तब अगर ऊपर का दाम हो गया ना तो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। मान ले इवनिंग आ गया, शाम हो गया, और तेरा भाव तुम मान ले 1700 में बेच के बैठा था, तुमको लग रहा था ये 1600 या 1500 जाएगा, वो गया ही नहीं, वो 1720, 30, 50 में चला गया, मतलब ऊपर चला गया, और तुम तो वेट कर रहा है कि नीचे जाए तो खरीदे। तो जैसे इवनिंग को मार्केट क्लोज होगा ना, जो मार्केट का प्राइस है ऑटोमेटिकली उस प्राइस में तुम्हारे लिए खरीदा चला जाएगा अपने। और अगर ऊपर का प्राइस है तुमको नुकसान हो गया, तुम 1700 में बेच के बैठा था, 1750 में खरीदो, तो नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं वॉश सेल। अगला है रिगिंग। रिगिंग मतलब जानबूझ के बाजार में डिमांड, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करवाना। जो लोग मार्केट में बुलिश होते हैं ना, वो लोग जानबूझ के आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करवाते हैं बाजार में, इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग। ये एक टाइप का गलत काम है। आर्बिट्राज हम लोग अभी भी बाई किए थे, बाइंग एट वन मार्केट एंड सेलिंग एट अदर मार्केट। ब्लैंक ट्रांसफर ये जल्दी से होता नहीं है। तुम जब बेचेगा ना, तुम्हारे पास मान लो रिलायंस का 10 शेयर है, तुम बेचा, तो मार्केट में कोई तो होगा जो खरीदा भी। तुम बेचा तो कोई तो खरीदा, तो वो तुमको जनरली जो खरीद रहा है वो पता रहता है कि कौन खरीद रहे हैं। लेकिन कई बार ब्लैंक ट्रांसफर होता है, अननोन आदमी को तुम बेच रहे, मतलब तुमको पता ही नहीं है कौन खरीद रहा, बस तुम बेच दी। इसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। ये बहुत कम होता है।
मार्जिन ट्रेडिंग, ये बहुत मस्त चीज। तुम देखो, अगर तुम शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलोगे तो तुमको क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक वर्ड नहीं आ रहा मुंह मेरे को। तुम अगर मार्केट में अकाउंट खोलोगे, बैंक में जैसे अकाउंट खोलते हो तो एक सर्टेन बैलेंस रखते हो कि नहीं रखते हो? 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया बैलेंस रखना पड़ता है कि नहीं? हाँ। वैसे ही डीमेट अकाउंट जब खोलते हो ना शेयर मार्केट में, तो तुमको एक फंड रखना पड़ेगा वहां पे। जीरो नहीं होगा? नहीं, जीरो नहीं रख सकते तुम डीमेट अकाउंट। समझा। लेकिन मजेदार चीज है, मान लो तुम 5000 रुपया फंड रखे, तुमको तुम्हारा ब्रोकर, कोई ब्रोकर होता है जो 10 टाइम्स ट्रांजेक्शन अलाउ करेगा, कोई ब्रोकर होगा जो 5 टाइम्स ट्रांजेक्शन अलाउ करेगा। मतलब 5000 रुपया रख के तुम 25,000 का शेयर बेच सकते हो अगर वो 5 टाइम अलाउ कर रहे। अच्छा। लेकिन 2 दिन के अंदर वो डिफरेंस तुमको फिर जमा भी करना पड़ेगा। तुमको 2 दिन का टाइम मिलता है, T+2। T मतलब ट्रेडिंग डे, और ट्रेडिंग डे +2 डे। तो देखो 5000 रुपया रख के तुम, अगर वो 5 टाइम अलाउ कर रहा है तो 5000 रुपया रख के तुम 25,000 तक का शेयर खरीद लिए और 2 दिन में पेमेंट कर दो पैसा। और अगर 2 दिन में तुमको लगता है कि तुम्हारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो बेच दो, जो खाली डिफरेंस है वो जमा कर दो, पूरा 25,000 मत जमा करना। तो ये होता है मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब तुमको अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ फंड हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। तो ये था पूरा शेयर मार्केट में काम कैसे होता है। अब 2-3 फटाफट वाला क्वेश्चन है, खत्म करते हैं और चैप्टर बंद करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस, शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर प्राइस अप डाउन क्यों होता है? सर डिमांड एंड सप्लाई, एक पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा पॉइंट है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। अचानक तुमको न्यूज मिले कंपनी बहुत बड़ा लॉस खा रहा है, उसका शेयर प्राइस गिरेगा ना। तो एक पॉइंट हुआ कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा पॉइंट हुआ डिमांड एंड सप्लाई। अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट, लोन लेने और लोन देने का रेट, इंटरेस्ट, वो अगर अप डाउन होता है बहुत, उसके ऊपर भी शेयर मार्केट का प्राइस डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग शेयर मार्केट से प्राइस निकाल के लोन में देने लग जाएगा ना। बोलेगा अरे लोन में ज्यादा कमाई हो रहा है, चलो शेयर मार्केट से पैसा निकालो और लोन दे दो, तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। और अगर लोन रेट गिर जाए, इंटरेस्ट रेट गिर जाए, तो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा। FIIS बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FIIS बिहेवियर, ये FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेनर्स डायरेक्ट इंडिया में पैसा नहीं लगा सकते, वो लोग अपने वहाँ के इंस्टीट्यूशन में पैसा देते हैं और वहाँ का इंस्टीट्यूशन एक ब्लॉक अमाउंट में इंडिया में पैसा लगाता है। इनको बोलते हैं FII। मतलब में एक मीडियम होना चाहिए। हाँ, वो जो मीडियम है ना फॉरेन में, वो ब्लॉक में पैसा लगाता है, तो वो ब्लॉक में लगाता है, ब्लॉक में ही निकालता है। मतलब एक साथ भयानक पैसा लगाता है, एक साथ भयानक पैसा निकालता है। तो वो लोग के कारण भी शेयर मार्केट अप डाउन होता है। ट्रेड साइकिल, मार्केट अगर लगातार बढ़ रहा है तो एक बार तो गिरेगा भी ना, क्योंकि अब लगातार बढ़ रहा है तो कोई तो बेच के निकलेगा। तुम 10 रुपए में शेयर खरीदा, मार्केट बढ़ता गया, रोज बढ़ रहा है, तुम रोज खरीद रहे, बढ़ता जा रहा है, 100 रुपए शेयर पहुंच गया। भाई तुम अब तो बेचेगा, तो तुम बेच, ऐसे बहुत जन बेचेंगे तो शेयर मार्केट फिर गिर जाएगा, एक बार फिर वापस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अचानक गवर्नमेंट बोल दे हम शेयर ट्रेडिंग पे बहुत टैक्स लगाएंगे, शेयर मार्केट क्या होगा? अगला ही दिन सुबह क्या न्यूज आएगा? धड़ाम से गिरा मार्केट। और अगर गवर्नमेंट अचानक शेयर मार्केट के फेवर में कुछ नियम कानून ले आए तो परचेज होगा, मार्केट ऊपर भागेगा। तो ये सब कुछ एक फैक्टर है मार्केट के अप डाउन में। अब आता है डिफेक्ट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट का बुराई क्या है? एक तो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होता है यहाँ, मतलब कोई कारण से शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता, कोई बिना रीजन के भी शेयर प्राइस अप डाउन होने लगता है। इनसाइडर ट्रेडिंग भले ही सेबी बहुत रोकी है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। सिर्फ जो शेयर बहुत ज्यादा एक्टिव है उन्हीं में अप डाउन ज्यादा होता है, सारा शेयर में अप डाउन ज्यादा नहीं होता। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, बड़ा प्लेयर लोग यहाँ पर मौज करता है और सिंपल इन्वेस्टर यहाँ पे हमेशा नुकसान खाता है।
हाई वोलेटाइल। फाइनेंशियल रिस्क। हाँ मतलब देखो बड़ा प्लेयर जो होता है ना वो लोग मार्केट को असली में घुमाता है। तुम और वही तो हमारा बोला, financial तुम्हारा risk। और मेरा उतना लेवल नहीं है कि हम लोग मार्केट को घुमा सकें, हाँ इसलिए कॉमन पब्लिक हमेशा नुकसान ही खा जाता है इस मार्केट। हाई वोलेटाइल, कई बार अचानक भयानक प्राइस अप डाउन हो जाता है। बिग इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस, ये तो हम पहले ही बोल दिया ऊपर भी कि जो बड़े प्लेयर हैं उन्हीं का मार्केट में कंट्रोल चलता है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इंडियन शेयर मार्केट में अभी तक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। डिफरेंस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ये पढ़ाने लायक चीज नहीं है कुछ। प्राइमरी मार्केट नया सिक्योरिटी को लेके लेन देन करता है, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे काम करता है। प्राइमरी मार्केट में कैपिटल क्रिएट होता है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर का प्रॉफिट लॉस होता है। प्राइमरी मार्केट नो जोग्राफिकल लोकेशन, प्राइमरी मार्केट का कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट का एक फिक्स लोकेशन होता है। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में तुमको पहले शेयर को लिस्टिंग करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तुम्हारा शेयर लिस्टेड होना कंपलसरी है। इंडिया में मेजर स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी को बोल्ट भी बोलते हैं, BOLT बोल्ट, और NSE को नीट भी बोलते हैं, NEAT नीट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये फर्स्ट मार्केट हुआ था जो इंडिया में लॉन्च हुआ था। इसमें इक्विटी शेयर्स का सॉलिड लेन देन होता है और पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन तो आज की डेट में दोनों ही मार्केट है। पहली बार इसको ऑथराइजेशन इंडिया में अगर किसी मार्केट को ऑथराइजेशन मिला था वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। फिर दूसरा हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा भी एक मार्केट है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब तुमको फिजिकली जाके अगर शेयर लेन देन करना है तो OTEI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज इंडिया, वहां जाके लेन देन है। अब 2 इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरी है, NSDL CDS है। नेशनल सिक्योरिटीज बता रहा है, पूरा डिटेल में बता रहा है 2 मिनट में। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक हो गया सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये लोग क्या है? देखो तुम और हम जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, उस बैंक अकाउंट को कंट्रोल कौन करता है? तुम्हारा बैंक। लेकिन वो जो अकाउंट है वो RBI का डिपॉजिटरी हाउस बोल के एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी नजर में रहते हैं। वैसे ही जब तुम शेयर मार्केट में डीमेट खोलते हो ना, डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास, वो डीमेट अकाउंट अल्टीमेटली खुलता है NSDL और CDS से। मतलब वो डीमेट अकाउंट का पूरा डिटेल और कंट्रोल इन लोगों के हाथ में रहता है। इन्फॉर्मेशन रहता है इन लोगों को। इन्फॉर्मेशन नहीं, वो अकाउंट ही इनके यहीं खुलता है। मतलब तुम्हारा ब्रोकर जो डीमेट अकाउंट खोलेगा ना वो NSDL या CDSL में जाके खोलेगा। अच्छा, मतलब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या ब्रोकर एकदम पकड़ना ही पड़ेगा? देख, ब्रोकर तो तुम ऑनलाइन खुद कर सकता है काम, लेकिन किसी ब्रोकर के थ्रू ही तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलेगा। वो ब्रोकर तुमको तुम्हारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर दे देगा या मोबाइल में सॉफ्टवेयर दे देगा, तुम वहीं से खरीदो बेचो। तुम पहले की तरह अब नहीं रहा कि पहले ब्रोकर को फोन करना पड़ता था या ब्रोकर को जाके बोलना पड़ता था मेरा इतना शेयर खरीद लो या इतना शेयर बेच दो। अब वो सब कहानी नहीं रहा। लेकिन ब्रोकर अगर मार दिया तब नहीं, ब्रोकर अब मार नहीं पाता। अब ब्रोकर नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ऑथराइजेशन के बिना काम ही नहीं होता। इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। ब्रोकर तुम्हारे ऑथराइजेशन के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास OTP आएगा, बहुत कुछ होता है। जैसे तुम्हारा बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा निकाल सकता है क्या तुम्हारे परमिशन के बिना? नहीं। वैसे ही तुम्हारा शेयर को कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे परमिशन के। डीमेट अकाउंट एक टाइप का बैंक अकाउंट की तरह ही है, बस बैंक अकाउंट में पैसा आता जाता है, डीमेट अकाउंट में शेयर आता जाता है। ट्रांजेक्शन, हाँ, शेयर का परचेस सेल होता है। ये था ये चैप्टर कैपिटल मार्केट।